नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, जो कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक रास्ता है कि भाई संभल कर चलो सावधानी से, और दूसरा रास्ता है एम्बिशंस का, मतलब तेजी से आगे बढ़ने का। तो सवाल यह है कि भारत के लेटेस्ट बजट ने इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना है, और सबसे जरूरी बात, क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात शुरू होती है आज के माहौल से। दुनिया भर में जो सिचुएशन है वो काफ़ी असाधारण है। पुरानी जो इकोनॉमिक सिस्टम्स थीं वो बदल रही हैं, और हर देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। और यही वो असल सवाल है जिसका सामना भारत समेत दुनिया के सारे पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया बदल रही हो तो कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कैसे रखे और साथ ही उसे आगे कैसे बढ़ाए। लेखक साजिद चिनॉय कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के जो पुराने नियम थे ना, वो अब बदल रहे हैं, और इसकी वजह से हर देश को एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक चुनाव करना पड़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो चुनौती है ये कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों को जन्म देती है, जिन्हें कोई भी देश अपना सकता है। असल में ये एक क्लासिक दुविधा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट मैनेज करते हैं, बस फर्क इतना है कि ये पूरे देश के लेवल पर है। सवाल यह है कि क्या ज्यादा खर्च करके ग्रोथ को स्पीड दी जाए, या फिर बचत करके भविष्य में आने वाले झटकों के लिए तैयार रहा जाए। यहाँ पे ये दोनों रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक है सावधानी का रास्ता, जो स्थिरता पर, स्टेबिलिटी पर जोर देता है, और दूसरा है एक साहसी महत्वाकांक्षी रास्ता, जो तेज ग्रोथ का वादा करता है। जाहिर है दोनों के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। तो जब ये बुनियादी चुनाव सामने आया तो भारत ने क्या फैसला किया, कौन सा रास्ता चुना? लेखक के मुताबिक सरकार ने बहुत साफ तौर पर वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का रास्ता चुना है। और ये बात इसलिए खास है क्योंकि ये एक चुनावी साल है जब सरकारें अक्सर बड़े बड़े खर्चों की घोषणाएं करती हैं, लेकिन यहाँ फोकस बचत पर रखा गया। चलिए अब जरा असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस सावधानी भरी सोच को दिखाते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है राजकोषीय घाटे को लगातार कम करना। आसान भाषा में कहें तो सरकार अपनी आमदनी और खर्च के बीच के गैप को कम करना चाहती है। तो फिस्कल ईयर 25 के लिए ये घाटा था 5.2%। अगले साल के लिए इसे घटाकर 4.4% पर लाने का टारगेट है, और 2028 तक का प्लान है इसे एक बहुत ही एम्बिशियस लेवल यानी 3% पर लाने का। ये ड्राफ्ट एकदम साफ दिखा रहा है कि सरकार का प्लान क्या है। अगले कुछ सालों में घाटे को लगातार नीचे लाने का एक क्लियर कट लक्ष्य है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये इकोनॉमी की नींव को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। कर्ज कम होने का मतलब है कि देश भविष्य में किसी भी आर्थिक झटके का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बैलेंस बनाना जरूरी है। तो अगर एक तरफ इतनी सावधानी है, तो फिर भारत अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे आगे बढ़ा रहा है? ग्रोथ का क्या होगा? और यही सबसे बड़ी चुनौती है जो सावधानी का रास्ता चुनने से पैदा होती है। अगर सरकारी खर्च अब ग्रोथ का मेन इंजन नहीं है, तो फिर कौन है? देखिए, जो सरकारी खर्च था, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर, वो अब तक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन था, लेकिन अब वो धीमा होने वाला है। तो फिर विकास को रफ्तार कहां से मिलेगी? इसका जवाब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार की स्ट्रैटेजी ये है कि भविष्य के जो उद्योग हैं, जो सनराइज सेक्टर्स हैं, उन पर फोकस किया जाए, जैसे कि सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी, ताकि ये ग्रोथ के नए इंजन बन सकें और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। हालांकि लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बड़े और लगातार चलने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत होगी। मतलब ये सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है, बल्कि देश में व्यापार करने के माहौल को और भी बेहतर बनाने की बात है। और ये हमें लेखक के आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। यहाँ पर मुख्य संदेश ये है कि ये जो वित्तीय अनुशासन है, ये सिर्फ एक मौका बना रहा है। ये खुद सफलता की गारंटी नहीं है, इसने बस एक स्टेज तैयार कर दिया है। और यही अंतिम विचार हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या प्राइवेट सेक्टर विकास की इस बागडोर को, इस बैटन को हाथ में लेकर तेज दौड़ पाएगा? असली परीक्षा तो अब शुरू होती है।